नूपुर के बाल इतने लंबे थे कि उसकी चोटी घुटनों से नीचे लटकती थी। 12वीं की परीक्षा में टॉप किया तो उसके पिता मनदीप ने उसे उसकी पसंद की शॉपिंग कराने के लिए कहा। नूपुर ने कहा, पापा, मुझे आप बाजार लेकर चल रहे हो ना? अपना वायदा याद है या भूल गए? अरे नहीं बेटा, ऐसे कैसे भूल जाऊंगा भला। मेरी बेटी ने मेरा सिर गर्व से ऊंचा किया है, तो क्या मैं तुम्हारी छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता है? चलो जल्दी बाहर आ जाओ, तब तक मैं बाइक निकालता हूँ। नूपुर बाइक पर बैठ गई। तभी उसकी माँ नर्मदा चिल्लाई, अरे नूपुर, अपनी चोटी तो ऊपर कर ले, कहीं बाइक के पहिए में आ गई तो गंजी हो जाएगी। ये लड़की भी ना मेरी एक भी नहीं सुनती, चली गई ना चोटी को लटकाए। किसी दिन ये चोटी इसके लिए मुसीबत बन जाएगी। कितनी बार कहा है कि जूड़ा बना लिया कर, पर नहीं, मेरी सुनती कहाँ है। नूपुर बाजार पहुंच भी नहीं पाई थी कि उसकी चोटी बाइक के पिछले पहिए में चली गई और उसके बाल पहिए में लिपटते चले गए। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, वह बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। मनदीप जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर भागा। जब नूपुर को होश आया तो उसके पूरे सिर पर पट्टी बंधी थी। उसने अपने खूबसूरत बाल हमेशा के लिए खो दिए थे। समय गुजरता गया मगर उसके बाल नहीं आए। एक दिन नर्मदा ने कहा, नूपुर, मैं तेरे लिए विग लाई हूँ, देख तो जरा कितने सुंदर और लंबे बालों वाली विग है, बिल्कुल पहले बालों जैसी। सच में माँ, लगता है मेरे फिर से पहले जैसे बाल आ गए हों। तो ठीक है, तू अब ये विग पहनकर तैयार हो जा, शाम को लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं। लेकिन मेरे बालों की सच्चाई? छिपा कर रखना, जब तक तू बताएगी नहीं किसी को पता नहीं चलेगा। नूपुर को अनुराग और उसका परिवार देखने आया। नूपुर उन्हें बहुत पसंद आ गई। फिर चट मंगनी और पट ब्याह। अनुराग के पूरे मोहल्ले में शोर मच गया। अरे, शीतल की बहू के बाल तो इतने लंबे हैं कि पूछो ही मत। पता नहीं शीतल कहाँ से ढूंढ कर लाई है लंबे बालों वाली बहू। सब सुन रही हूँ मैं। हाँ ठीक है, लंबे हैं, लेकिन इतने भी नहीं। बाल तो किसी जमाने में मेरे हुआ करते थे। जब मैं चलती थी तो मेरे एजी ओजी मेरे बालों को पकड़कर मेरे पीछे पीछे चलते थे। पर तुम्हें कैसे पता होगा, तुम आजकल की आई हुई हो। हाँ, बहू के बाल ना हुए बवाल हो गए। हाँ। शीतल को अपनी बहू के बालों की तारीफें सुनते सुनते उससे जलन होने लगी। एक दिन वह नूपुर से बोली, क्यों सिर पर इतना बोझा लादे घूमती हो? ये बाल कटवा क्यों नहीं देती? ये आपको क्या हो गया है मम्मी जी? सब तो मेरे बालों की तारीफ करते हैं। अरे, सब कहते हैं कि शीतल की बहू के बाल सन्यासियों जैसे लंबे, रूखे और उलझे से दिखाई पड़ते हैं। नूपुर मन ही मन हंस पड़ी। वह सोचने लगी, सब तो मेरी विग वाले बालों की तारीफ करते हैं, तो मम्मी जी मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? शायद मेरे बालों से मम्मी जी जलती हैं। अगले दिन नूपुर ने अपनी विग धोकर पहनी। शीतल हैरान थी। ये क्या? आज तो बहू ने बाल धोए हैं, फिर भी पूरे घर में उसका एक बाल भी दिखाई नहीं दिया। बहू, जरा इधर तो आओ, तुमसे कुछ पूछना है। क्या मम्मी जी? ऐसा क्या लगाती हो बालों में जो एक भी बाल नहीं टूटता? मुझे भी बताओ ना। उम्र के साथ बाल भी कमजोर हो चुके हैं। मेरा भी मन है कि मेरे बाल भी तुम्हारे जैसे हो जाएं। लेकिन मम्मी जी, आप तो कह रही थी कि सब मेरे बाल रूखे, उलझे, यहाँ तक कि सन्यासियों के जैसे बताते हैं। फिर आप क्यों चाहती हो कि आपके बाल भी मेरे जैसे ही हो जाएं? ठीक है, मत बताओ। वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे जैसे बालों का। हाँ, बस तुम्हारे बाल टूटते नहीं है इसीलिए पूछ लिया। एक दिन शीतल ने सोचा, देखूं तो बहू अपने बालों में क्या लगाती है। इसे बहुत घमंड है ना अपने बालों पर। इसे गंजी ना कर दूं तो मेरा नाम भी शीतल नहीं। हाँ। शीतल ने छिपकर देखा कि नूपुर अपने विग के बालों में सीरम लगा रही है, जिससे उसके बालों में हमेशा चमक बनी रहती है। ओह, ये बात। मैं कहती थी ना कि ये जरूर कुछ लगाती है अपने बालों में। अब देखो मैं क्या करती हूँ। शीतल चुपके से उसके कमरे में गई और उसकी सीरम की बोतल में बाल उड़ाने वाली दवाई मिला दी। अब आएगा मजा।
मैं भी देखती हूँ कि कैसे चोटी घुमा घुमा कर चलती है। 1 सप्ताह गुजर गया, लेकिन नूपुर के बाल टस से मस न हुए। शीतल ने सोचा, पता नहीं इसके बाल असली हैं या प्लास्टिक के, कुछ असर ही नहीं हुआ। एक दिन जब एक फूलदान टूट गया तो शीतल चिल्लाई, हाय, मेरा इतना सुंदर फूलदान तोड़ दिया बहू, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? माफ करना मम्मी जी, वो चोटी पीछे कर रही थी, मगर वह फूलदान से टकरा गई और ये गिर पड़ा। एक दिन शीतल ने देखा कि नूपुर अपने बालों में कोई तेल लगा रही है। उसने मन में कहा, अच्छा, ये तेल भी लगाती है, बड़े नुकसान करती है। मेरा इतना सुंदर फूलदान तोड़ दिया, आज इसका तेल ही बदल देती हूँ। शीतल ने उसके तेल की शीशी में बालों को चिपकाने के लिए गोंद डाल दी। रात में शीतल के सिर में बहुत तेज दर्द उठा। हाय, मैं मरी, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। मम्मी जी जरा रुकिए, मैं आपके सिर की मालिश कर देती हूँ, आपको आराम मिल जाएगा। शीतल को क्या मालूम था कि वह तेल की वही शीशी उठा लाएगी जिसमें उसने गोंद भरी थी। नूपुर ने शीतल के सिर की मालिश की, लेकिन ये क्या, सिर के दर्द में तो आराम मिला, मगर कुछ देर बाद ही शीतल के सारे बाल चिपककर कड़क हो गए। शीतल ने हैरानी से पूछा, बहू, ये क्या हो गया मेरे बालों को? हे भगवान, हाय मेरे बाल, ये तो सारे चिपक गए। कहीं बहू ने अपने वाला तेल तो। आई मम्मी जी। अरे अरे, ये आपके बालों में क्या हो गया? मेरे बालों को तुमने ये किस तरह चिपका दिया बहू? आखिर कौन सा तेल डाला है? मम्मी जी, वही तेल जो मैं डालती हूँ। अब जल्दी कुछ कर, नहीं तो मेरे बाल बिगड़ जाएंगे। नूपुर दौड़ी गई और अपने सीरम की बोतल उठाकर अपनी सास के बालों में लगाने लगी। थोड़ा सब्र रखिए मम्मी जी, इससे आपके सारे बाल ठीक हो जाएंगे। लेकिन शीतल के सिर में सीरम लगाते ही सारे बाल टूटकर हाथ में आने लगे। शीतल दौड़ी गई और जल्दी से अपने सिर पर नल खोल लिया। जब उसने आईना देखा तो वह रोने लगी। हे भगवान, मैं तो गंजी हो गई। मम्मी जी, ये सब क्या हो गया? मैं तो ये तेल और सीरम रोज लगाती हूँ। अरे, मुझे क्या पता था कि मैं अपने लिए ही कब्र खोद रही हूँ। मैं तो तुम्हारे बाल खराब करना चाहती थी, लेकिन मैं ही गंजी हो गई। हाय, मुझे मेरी करनी का फल मिल गया। मुझे माफ कर देना बहू, अब मैं इस तरह गंजी रहूंगी, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। नहीं, अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। लेकिन मम्मी जी, आप मेरे बाल क्यों खराब करना चाहती थी? क्योंकि मैं तुमसे जलती थी। जब भी कोई तुम्हारे बालों की तारीफ करता था तो मुझे जलन होती थी। तभी नूपुर ने अपनी सास के सामने अपनी विग उतारते हुए कहा, ये रहे मेरे बाल, ये मेरे असली बाल नहीं हैं, ये मेरी विग है। कुछ साल पहले मैंने अपने बालों को हमेशा के लिए खो दिया था, तब से मैं ये विग पहनती हूँ। कहीं आप और अनुराग मुझसे रिश्ता ना तोड़ दे, इसीलिए कभी सच्चाई नहीं बता पाई। क्या तुम विग पहनती हो? मुझे माफ कर दो बहू, मुझसे बड़ी भूल हो गई। आज मैं गंजी होकर तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ। शीतल और नूपुर ने विग पहनकर शीशे में देखा तो शीतल बहुत खुश हुई। अब दोनों सास बहू के बाल बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। तुम्हारा शुक्रिया मेरी विग वाली बहू, वरना मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। मुंह नहीं मम्मी जी, सिर दिखाने लायक नहीं रहती। कई बार इंसान अपनी पहचान अपने गांव या शहर से बनाता है, लेकिन अनोखे लाल एक ऐसा शख्स था जहां गांव को अनोखे लाल के नाम से जाना जाता था। जहां बस और रिक्शे वाले सवारी से पूछते थे कि कहाँ जाना है, सवारी कहती, बस वहीं अनोखे लाल के गांव में उतार देना। हाँ, ऐसा ही था अनोखे लाल। उसके कारनामे दुनिया से अलग होते थे, इसीलिए वह अनोखा था। अनोखे की पत्नी छाया अंदर से चिल्लाती हुई बाहर आई और बोली, अब ये क्या करने लगे तुम? अरे देख नहीं रही, पानी में पकौड़ियाँ तल रहा हूँ। तुम भी ना जानबूझकर उल्टे सीधे सवाल करती हो। हाँ, मैं तो उल्टे सवाल करती हूँ। कह दो ना कि मेरी खोपड़ी ही उल्टी है, या कह दो कि उल्टी खोपड़ी वालों ने मुझे आपके पल्ले बांध दिया। हाँ,
तुम्हारी यही अदा तो मारे डालती है। एक बात कही नहीं कि फिर तो वो सुनाती हो कि दिल करता है कलेजा ही निकाल दूं। तो मैंने क्या गलत पूछा? खौलते पानी में पकौड़ियाँ डालते देखा तो पूछ लिया। तो मैंने भी यही कहा कि पानी में पकौड़ियाँ तल रहा हूँ। जरा चक्कर बताओ ना कैसी बनी है। सच में बहुत ही स्वादिष्ट हैं। इसीलिए तो ये गांव तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन पानी में पकौड़ी, ये ख्याल कैसे दिमाग में आया? थोड़ा दिमाग लगाया, ना तो महंगे तेल की जरूरत और ना सेहत के साथ खिलवाड़, और एकदम पौष्टिक। अनोखे लाल को हमेशा कुछ अलग करने की तलब रहती थी। वैसे तो वह ठेले पर हलवा पराठा बनाकर बेचता था, जिसको ग्राहक बड़े चाव से खाते थे। एक दिन अनोखे लाल रात में सोया हुआ था, तभी बाहर से राजू ने आवाज दी, अनोखे, जल्दी दरवाजा खोलो, गांव में चोर घुस आए हैं, कोई तरकीब निकालो कि वो पकड़े जाए। अनोखे ने दरवाजा खोलकर कहा, अपनी जान जोखिम में डाल सकते हो। कैसा जोखिम? आओ मेरे साथ, चोरों के पास चलते हैं। चोरों के पास? ना बाबा ना, मुझे कुछ हो गया तो। अच्छा, मेरे आगे पीछे तो जैसे कोई है ही नहीं। चलो भी यार, तुम्हारे साथ अनोखे लाल है, फिर चिंता की क्या बात। अनोखे लाल राजू के साथ वहां एक दीवार के पीछे छिपकर खड़ा हो गया, जहां से चोरों को निकलकर जाना था। अनोखे ने राजू से कहा, अरे सुन राजू, क्या तुझे पता है कि अनोखे के भंडार घर में 1 किलो सोना और 5 किलो चांदी रखी है? हाँ, मुझे पता है। अरे मैं भी कितनी जोर से बोल रहा हूँ। अरे कहीं कोई सुन ना ले। चल तो कल रात अनोखे के घर में चोरी करते हैं। हाँ ठीक है, जैसा तुम कहो। उनकी बातें सुनकर चोर अनोखे के घर में चोरी करने दौड़ पड़े। पीछे से अनोखे भी पहुंच गया। वो चोर भंडार घर में माल ढूंढ ही रहे थे कि अनोखे ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और पुलिस बुला ली। चोर पकड़े गए और गांव में अनोखे की बहादुरी की तारीफ होने लगी। अनोखे ऐसे ही काम करता था। एक दिन छाया ने कहा, ये चोर उचक्कों को पकड़ने के अलावा कुछ और भी सोच लिया करो। तुम्हें सोचता तो हूँ भगवान, तुम्हारे सिवा और क्या सोचूं, तुम ही बता दो। ऐसी बातें तो तुमसे खूब करा लो। जानते हो, चारू की 2 महीने की फीस नहीं गई और डुग्गू का भी क्रिकेट एकेडमी में दाखिला होना है। रसोई में सिलेंडर भी खत्म हो गया है। ऊपर से कल मेरी बहन अनीता भी आ रही है। ये क्यों नहीं कहती मेरी साली आ रही है, वो आए घर हमारे। खुदा की फितरत। जब देखो मस्ती छाई रहती है, जरा भी चिंता नहीं। घर में एक भी टका नहीं है। वो 4 साल बाद मेरे घर आएंगे, क्या खिलाऊं, क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हंसी मजाक एक तरफ, परेशान तो अनोखे भी था। उसका काम मंदा चल रहा था। आजकल के बच्चे मीठा और तला हुआ बहुत कम खाते हैं, इसलिए ये काम बंद करके वह कुछ नया करने की जुगत लगा रहा था। लेकिन ये क्या हुआ? अनीता कल आने वाली थी, वह तो एक दिन पहले ही आ गई। छाया ने कहा, तुम तो आज आ गई, कम से कम बताना तो चाहिए था। सुनो जी, जरा उधर तो चलना। बोलो, क्या बात है? क्या करूं अब, शादी के बाद पहली बार पति के साथ आई है। रसोई में सिलेंडर खत्म है, रसोई के डिब्बे भी हड़ताल पर बैठे हैं। कब से कह रही हूँ कि कुछ और काम देख लो, मगर फुर्सत कहाँ। बस गांव में खुद को अनोखा साबित करना ही तुम्हारा उद्देश्य है। अब अनीता और उसके पति के सामने क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। तुम तो अपने रिश्तेदारों के लिए मेरे सिर पर बैठने को उतारी हो जाती हो। रुको जरा, मैं सिलेंडर का इंतजाम करता हूँ। और वो राशन वाले चावल है ना, उन्हें भिगो दो। आज अनोखे अपनी साली को कुछ गजब ही खिलाएगा। वह सिलेंडर लेने पहुंचा तो वितरण का समय खत्म हो गया और वह बिना सिलेंडर लिए वापस घर आ गया। मोहल्ले पड़ोस में अधिकतर मिट्टी के चूल्हे जलते थे, इसलिए वहां से भी इंतजाम नहीं हो सका। घर आकर अनोखे ने छाया से कहा, आज अपनी साली को अपने हाथ का बना डोसा खिलाता हूँ। दाल तो है, जरा तुम चूल्हे पर सांभर पका लो। बारिश के दिनों में चूल्हा? लगता है गैस नहीं मिली। सांभर तो ठीक है, लेकिन चूल्हे पर डोसा कैसे बनाओगे? धुएं से हालत खराब हो जाएगी। अरे वाह, डोसा! मुझे तो डोसा बहुत पसंद है।
डोसा एक तरफ और 5 स्टार होटल का खाना एक तरफ। मैं तो अपने अनोखे जीजा जी के हाथ का डोसा ही खाऊंगी। छाया ने राहत की सांस ली कि कम से कम उसकी बहन ये तो नहीं कहेगी कि बड़ी बहन ने डोसा खिलाकर रफा दफा कर दिया। अनोखे ने सोच समझकर अपना दिमाग चलाया और स्त्री गर्म होने के लिए रख दी। छाया चूल्हे पर सांभर बना चुकी थी। तब तक अनोखे ने डोसे का सामान तैयार कर लिया। अनीता ने पूछा, जीजा जी, ये स्त्री का क्या करोगे? तुम्हारे लिए डोसा बनाऊंगा। स्त्री पर डोसा? हाँ, स्त्री पर डोसा। अरे मेरी साली स्पेशल है तो उसके लिए डोसा भी स्पेशल ही बनेगा। अब अनोखे स्त्री पर डोसा बनाता गया और सब लोग खाते गए। अनीता और उसके पति ने स्त्री के डोसा की जमकर तारीफ की। अनीता बोली, जीजा जी, ऐसा डोसा तो हमने जिंदगी में कभी नहीं खाया। हाँ, अरे खाया कैसे होगा जब आज तक किसी ने मेरे सिवा बनाया ही नहीं। शाम तक वो दोनों वापस चले गए। छाया ने कहा, मैं तो कहती हूँ कि यह हलवा पराठा छोड़ स्त्री पर डोसा ही बनाकर बेचना शुरू कर दो। हाँ, लागत कम और स्वाद ज्यादा। वैसे भी घर में राशन के चावल तो हर महीने आ ही जाते हैं। लगता है मेरे साथ रहकर तुम्हारे दिमाग का सिस्टम भी तेज चलने लगा है। आखिर अनोखी की बीवी हो। रहने दो, इतना दिमाग है मुझ में। अब मेरी छोड़ो और स्त्री डोसा के काम में ध्यान दो। हाँ, वही सोच रहा हूँ। बाकी सामान की तो जरूरत नहीं है, वो घर में इस्तेमाल कर लेना। लेकिन अभी सूजी बहुत बची है, पहले इस सूजी का ही डोसा बनाता हूँ। ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और डोसा खास्ता भी बनेगा। अगले दिन अनोखे ने अपना स्त्री डोसे का सामान जमा लिया। सांभर और चटनी वह घर से बनाकर ले आया था। उधर से गुजरते हुए लोगों ने पूछा, अरे भाई अनोखे, ये क्या कर रहे हो आज? ये स्त्री उल्टी क्यों रखी हुई है आज ठेले पर? लगता है फिर कुछ नया करने वाले हो। हाँ भाई, आज स्त्री डोसा बना रहा हूँ। बहुत समय हो गया, ग्राहक मीठे से ऊब गए हैं, इसलिए आज कुछ तीखा शुरू किया है। आओ तुम भी खाओ, और स्वाद लगे तो ये खबर गांव में आग की तरह फैला दो कि अनोखे ने सड़क पर स्त्री डोसा का काम शुरू किया है। उन लोगों ने खाया तो बस खाते ही चले गए और बहुत तारीफ भी करी। शाम तक आसपास के गांवों में ये खबर फैल गई। वैसे भी उसने ठेला वहां लगाया जहां सड़क पर बस और रिक्शों से सवारी उतरती थी। आते जाते लोग, सभी लोग स्त्री डोसा खाने लगे और वह सड़क स्त्री डोसा बनाने वाले के नाम से मशहूर हो गया।